बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास लास्ट टाइम हमने स्ट्रेस चेन डायग्राम को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था और होपफुली उसमें आपके कोई क्वेश्चंस तो नहीं होंगे क्योंकि हमने सेशन किया था उसमें जो मेरे तक क्वेरीज आई थी वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर ली थी। लेकिन अगर फिर भी किसी की कोई क्वेरी हो तो हम अब होपफुली कल एक सेशन करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो लास्ट टाइम तक की चीज़ें थी, स्ट्रेस एंड डायग्राम हमने कंप्लीट किया था, उसमें इलास्टिक और प्लास्टिक बिहेवियर को जनरली डिस्कस किया था। आज थोड़ा सा मैं इलास्टिक और प्लास्टिक बिहेवियर को हल्का सा टच करके स्ट्रेस का फार्मूला, ठीक है, उसकी डेरिवेशन एक छोटी सी जो कि आपको आइडिया भी है, ठीक है। और उस वो फार्मूला अप्रोक्सीमेट फार्मूला जो है जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था और उसकी अप्रोक्सीमेशन कैसे करनी है वो चीज़ भी हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल से देखी है। उसको बस मैं 1-2 मिनट में रिवाइज करूँगा और फिर आगे मैं अपने बाकी स्टेप्स, ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड फिर उसके इन फोर्सेस के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होने वाली या अंदर जनरेट होने वाली स्ट्रेसेस, ठीक है। ये याद रखना है हमने कि कभी भी ये ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने कि इस कि एक फ़लाँ कंपोनेंट के ऊपर या एक डैट पर्टिकुलर कंपोनेंट के ऊपर हम इतनी स्ट्रेस लगाएं, ठीक है। तो जो हमारे एंड पर चीज़ होती है वो हमेशा फोर्स या लोडिंग होती है जो कि एप्लीकेबल होती है। हम सिर्फ फोर्स या कोई और लोडिंग वट एवर किसी भी काइंड की फोर्स फोर्स या लोडिंग एक सेम चीज़ें ऑलमोस्ट, ठीक है। तो किसी भी किस्म की लोडिंग हमारे एंड पे होता है कि वो हमारे कंट्रोल में है कि हम किसी के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है, या जनरेट कर सकते हैं। मतलब हम उसके ऊपर कोई अप्लाई कर सकते हैं एक्सटर्नली या इंटरनली, कोई प्रेशर लगा सकते हैं, कोई टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी कंपोनेंट के ऊपर हीट अप कर सकते हैं यानी कि, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो कोई भी किसी भी किस्म की लोडिंग हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट के ऊपर। लेकिन हम कभी भी स्ट्रेस किसी के ऊपर लगा नहीं सकते। हम लोडिंग लगाएंगे तो मटेरियल उसके अकॉर्डिंग इंटरनली जो रिएक्ट करेगा वो बेसिकली जो रिएक्शन है ना उसका, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेस जनरेट होना, ठीक है। स्ट्रेस वो जनरेट होती है। तो स्ट्रेस हमारे हाथ में नहीं होती, वो रिएक्टिव तौर पर अंदर प्रोड्यूस होती है। स्ट्रेस को के लिए यानी कि ये वर्डिंग कभी भी यूज़ नहीं करनी। जैसे कि हम आम तौर पे बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं कि इतनी स्ट्रेस लगाई जाए अगर इस कंपोनेंट के ऊपर, या इतनी स्ट्रेस अप्लाई की जाए। ये कभी भी ऐसे वर्डिंग नहीं यूज़ करनी क्योंकि आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ कंफर्म हो चुकी हुई है कि स्ट्रेस इंटरनल रिएक्टिव प्रॉपर्टी है, वो हमारे एंड पे नहीं है। वो उसको हमने बहुत डिटेल से देखा है। इतनी डिटेल से हमने कभी, मतलब मैंने स्टूडेंट्स को मैं लेके नहीं जाता लेकिन आपको मैंने ज़्यादा कीनली लेके गया हूँ कि ताकि ऑनलाइन में अगर कोई डेफिशिएंसी रह भी जाए तो एटलीस्ट कोई ना कुछ पार्ट आपको एब्जॉर्व हो गया हो। खैर, तो आज हमारा टारगेट है कि हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस और उनके अकॉर्डिंग अंदर जनरेट होने वाली स्ट्रेसेस को उनको ज़रा डिस्कस करेंगे, वो कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है। और पहले इलास्टिक प्लास्टिक बिहेवियर को थोड़ा सा जनरली रिवाइज करेंगे जल्दी से स्ट्रेस चेन डायग्राम में, ठीक है, और फार्मूले को करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने किसी भी माइल्ड स्टील के मटेरियल के लिए हमने एक डायग्राम बनाई थी, स्ट्रेस चेन डायग्राम। फॉर एग्जांपल ये एक किसी भी मटेरियल की स्ट्रेस चेन डायग्राम है, ठीक है। तो हमने, और जैसा कि हमने स्ट्रेस चेन डायग्राम के लिए टेंसाइल एक टेस्ट किया था, जिसकी मैंने एनिमेशन आपको दिखाई थी वीडियो में। तो उसमें एक स्पेसिमन था, ठीक है, जिसको हम पुल कर रहे थे यानी कि टेंसाइल फोर्स लगा रहे थे, अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट हो रही थी और ये आहिस्ता आहिस्ता ये स्पेसिमन जो है इसमें नेकिंग जनरेट हुई थी, दरमियान से ये थिन आउट हो गया था और थोड़ा लंबा भी हो गया था, ठीक है। तो इसी तरह ये यहाँ से फिर जब नेकिंग होती है, नेकिंग तकरीबन आलमोस्ट
इस रीजन के करीब करीब, टॉप के करीब करीब पहुँच कर ना नेकिंग जनरेट होती है। तो हमने सबसे पहले वाली बात की थी, सबसे पहला पॉइंट प्रोपोर्शनल लिमिट का था, फिर इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल रहती हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ में रहती हैं। फिर कुछ थोड़ा सा एक रीजन आता है वो कर्व में आ जाता है, उसमें प्रोपोर्शनैलिटी तो बरकरार नहीं रहती, स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं होता। ठीक है, इसमें ये जो इलास्टिक लिमिट तक ये थोड़ा सा जो रीजन है इसमें ये प्रोपोर्शनैलिटी बरकरार नहीं रहती। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक अलबत्ता ये वैलिड होती है, बस प्रोपोर्शनल लिमिट तक ये वैलिड होती है। उसके बाद इलास्टिक लिमिट होती है, लेकिन इलास्टिक लिमिट एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर अगर हम किसी भी मटेरियल के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस करें, अगर इतनी स्ट्रेन प्रोड्यूस करें तो, और अप्लाइड फोर्स, ये ऊपर से अप्लाइड फोर्स P या F वटेवर जो भी है, अगर P या F जो भी अप्लाइड फोर्स हमने लगाई है, इसको अगर हम रिमूव कर दें तो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शक्ल में, इस शक्ल में वापस आ जाएगा, ये अपनी ओरिजिनल शक्ल में वापस आ जाएगा। लेकिन नेकिंग नहीं हुई होगी, इलास्टिक लिमिट तक ना नेकिंग प्रोड्यूस नहीं हुई होगी, इसमें नेकिंग इस रीजन में होती है। लेकिन इलास्टिक लिमिट के बाद मटेरियल, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। इसका बॉन्डिंग का जो अरेंजमेंट है ना, सॉरी एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं मैं कहूँगा उसको, एटॉमिक स्ट्रक्चर एक एटम के अंदर का स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली एटम्स की जो अरेंजमेंट्स हैं ना, एटम्स मॉलिक्यूल्स और जो ग्रेन्स बने हुए होते हैं जो आपने पढ़े हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स में, ठीक है, तो उसमें उसका स्ट्रक्चर जो ओवरऑल उसकी कंपोजिशन है, अरेंजमेंट्स हैं एटम्स मॉलिक्यूल्स की, वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। एक एटम्स दूसरे नेबर एटम्स के पेयर में ना, के उनके दरमियान में घुसना शुरू हो जाते हैं। जब घुसना शुरू होते हैं तो फिर हम अप्लाइड फोर्स अगर छोड़ें भी तो फिर वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में कम्प्लीटली वापस नहीं आते, थोड़े बहुत वापस आते हैं और थोड़ी सी जो ना परमानेंट स्ट्रेन रह जाती है। जैसे आप रबर बैंड को थोड़ा सा बिल्कुल खींचें तो अपनी ओरिजिनल शक्ल में वापस आ जाएगा, लेकिन उसी रबर बैंड को अगर आप थोड़ी सा ज़्यादा खींचें ना तो वो अक्सर रिंग जो होता है ना रबर बैंड का, वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, वो फिर परमानेंट अपनी ओरिजिनल जगह पे वापस नहीं आता, उसमें थोड़ी सी स्ट्रेन रह जाती है ये वाली। ठीक है, स्ट्रेन की वैल्यू होती है उसमें, तो इसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। इसी तरह करते करते जब ये नेकिंग प्रोड्यूस होती है उस वक्त बहुत ज़्यादा नेबर एटम्स जो है ना वो बीच में घुस जाते हैं, कुछ की बॉन्डिंग टूट भी जाती है, फिर वो परमानेंटली काफ़ी ज़्यादा डिफॉर्म हो जाता है। अप्लाइड फोर्स छोड़ने पर भी वो ओरिजिनल शक्ल में बिल्कुल भी वापस नहीं आ पाता, बल्कि बहुत ज़्यादा डिफॉर्म हो गया होता है। ठीक है, तो इसी तरह जब एटम्स मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हुए होते हैं किसी भी वर्क पीस के, तो उनकी बॉन्डिंग फिर आपस में, वो एटम्स की बॉन्डिंग वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेक हो जाती है। ठीक है, ये बॉन्डिंग जब टूटना शुरू हो जाती है और या तो फिर ये बिल्कुल थिन आउट हो गया होता है, मटेरियल आपस में एक दूसरे को छोड़ रहे होते हैं, ज़्यादातर एटम्स दूसरी साइड पे चले जाते हैं, ये दूसरी साइड पे चले जाते हैं। ठीक है, ये दरमियान में बहुत वीक से बॉन्ड रह जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इस नेकिंग वाले रीजन में आ गए, यहाँ पर ये इस साइड के जो एटम्स हैं वो उधर टूट के उधर चले जाएंगे, ये इधर चले जाएंगे। लेकिन ये तब है जब अप्लाइड फोर्स हम मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं, ये नहीं है कि कांस्टेंट अप्लाइड फोर्स पे रहेगा। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ा रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें हम सबसे पहले इलास्टिक लिमिट तक एक रीजन देखेंगे जिसको हम इलास्टिक रीजन बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह ये दूसरा रीजन जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको प्लास्टिक रीजन बोलेंगे, जिसमें ये सारे एटम्स होते हैं। ये लास्ट टाइम हमने काफ़ी चीज़ें डिटेल से बात की थी, थोड़ा सा शायद बोरिंग हो गया होगा कुछ के लिए, लेकिन ऑब्जर्व करें। अब इसके बाद जो असल पॉइंट था जो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि हमें पता है कि इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जो एटम्स की है वो बेसिकली स्ट्रेस बनाती है। मतलब एक एटम का अगर एरिया है लेट्स सपोज 0.1,
मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एरिया ऑफ वन एटम फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर वो 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर 100 एटम्स जो हैं वो अटैच हैं, ये 100 एटम्स हैं और इसके सामने भी ऐसे ही 100 एटम्स हैं, ठीक है। 100 को फेस कर रहे हैं, उनकी आपस की बॉन्डिंग है, ठीक है। तो एक एटम जो जगह ले रहा है वो ले रहा है 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह दूसरा एटम भी ले रहा होगा, तीसरा भी ले रहा होगा। तो लेट्स सपोज ये वाले जो जैसे मैंने बताया है कि इसके फ्रंट पे यहाँ पे तो अप्लाइड फोर्स लग रही है, यहाँ से टूटने की कोशिश हो रही है, ठीक है। तो ये टूटने से पहले कुछ इस तरह हो गए थे, 100 करते करते जो है ना बहुत स्क्वीज हो गए थे, ठीक है। तो इनकी ये बहुत वीक बॉन्डिंग हो गई हुई है और ये टूटने के करीब है। तो हम जो है वो ये देखना चाहते हैं कि टूटने से पहले पहले इन्होंने मैक्सिमम फोर्स कितना रिएक्शन शो किया है, ठीक है। तो वो हमारा उसको हमने स्ट्रेस में बात की थी, स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल फोर्स, टोटल इंटरनल फोर्स ऑफ 100 एटम्स, ठीक है। 100 एटम्स की इंटरनल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 100 एटम्स, फोर्स पर यूनिट, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, जो कि हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अब एक एटम की अगर फोर्स एक एटम अगर मैक्सिमम उसने पीक पे टूटने से पहले अगर उसने फोर्स लगाई थी फॉर एग्जांपल, या उसने एक स्टेज पे ये बैलेंस है, हम ऐसे कर लेते हैं, ये 100 न्यूटन अप्लाइड हमने फोर्स लगाई, 100 न्यूटन अप्लाइड फोर्स हमने लगाई, तो ये एक स्टेज पर खड़े हैं, ठीक है, ये स्टैटिक हालत में है, ठीक है। 100 न्यूटन हमने अप्लाइड फोर्स की और एटम्स ने उस 100 न्यूटन अप्लाइड फोर्स को इंटरनली बैलेंस किया हुआ है। इन 100 एटम्स ने मिल के उनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अपने नेबर पार्टिकल एटम्स को पकड़ा हुआ है, ठीक है, इनको पकड़ा हुआ है और वो जाने नहीं दे रहे। इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज बीइंग बैलेंस्ड बाय 100 इंटरनल एटम्स, ठीक है। और अगर 100 इंटरनल एटम्स हैं तो और 100 न्यूटन फोर्स को वो बैलेंस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हर एटम कितनी फोर्स लगा रहा है, 1 न्यूटन, ठीक है। तो इसी तरह हम एक एटम की जो फोर्स हम निकाल सकते हैं वो कितनी हो गई, 1 न्यूटन, और 100 फोर्स जो होगी इसको स्मॉल एफ के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम, इंटरनल को स्मॉल एफ के साथ। 100 एटम की कितनी हो गई, 100 न्यूटन, या इस तरह भी लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल इंटेग्रल ऑफ, ठीक है, इंटेग्रल ऑफ ऑल फोर्सेस या सम ऑफ ऑल फोर्सेस, किसी भी शक्ल में हम लिख सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी लेक्चर में बात की थी। अभी हम पॉइंट पे आते हैं डायरेक्टली कि एक एटम का एरिया हमने 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर अगर जूम किया है तो 100 का कितना हो जाएगा, 100 का एरिया 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 100 हम कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 10 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास इंटरनल जो वो आएगी स्ट्रेस,
जो हमारे पास इंटरनल स्ट्रेस आएगी उसको निकालने के लिए हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं वैल्यू कि इंटरनल फोर्सेस जो 100 एटम्स की हैं वो हमारे पास 100 न्यूटन बनी है। 100 न्यूटन वो इस वजह से क्योंकि अप्लाइड फोर्स इंटरनल के बराबर है, एक्शन एंड रिएक्शन बराबर हैं, इसी वजह से तो बॉडी मूव नहीं कर रही। अगर तो बराबर ना होते तो या तो ये बॉडी एक्सटेंड होती रहती या फिर एक्सटेंड होना शुरू ही ना होती, मतलब ठीक है। तो मतलब वो इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस बराबर हैं, ठीक है। तो अगर एक्सटेंड होना शुरू नहीं भी हो रही तो भी ये सिंबल है कि एक्सटर्नल और इंटरनल बराबर हैं, ठीक है। वो अगर वो 50 न्यूटन अप्लाइड लगाएंगे तो वो 50 के साथ बैलेंस कर देगी, 30 न्यूटन लगाएंगे तो 30 के साथ बैलेंस कर देगी, उसके अकॉर्डिंगली उसमें सिर्फ स्ट्रेन थोड़ी सी होगी। खैर, तो हमारे पास 100 न्यूटन ये फोर्स है और हमारे पास एरिया 10 मिलीमीटर स्क्वायर, 10 मिलीमीटर स्क्वायर हमारे पास ये एरिया है। तो स्ट्रेस हमारे पास आ जाएगी 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हमने स्ट्रेस को कंप्यूट करना है। तो अप्रोक्सीमेशन इसमें हमने ये तो हो गई, हमने बात की कि मतलब हमने बहुत प्रिसाइजली ये बात की थी कि एक एटम की हमें रेजिस्टिव फोर्स पता चली है, ठीक है। हमें एक एटम की रेजिस्टिव फोर्स पता है 1 न्यूटन, अभी हमने ये बात की है। इसी तरह हमने एक एटम का एरिया पता है कि एक एटम का एरिया कितना है, ठीक है। जैसा कि हमने ऊपर बात की 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर, ये हमने अज्यूम किया है, ठीक है। लेकिन क्या नॉर्मल कंडीशंस में कोई इंसान या आम इंजीनियर या कोई भी वो एटम की जो रेजिस्टिव फोर्स है उसको मेजर करता रहे, ठीक है, वो उसके लिए क्या आसान होगा? ये इंतहाई मुश्किल चीज़ है। और कितना एरिया वो ऑक्यूपाई कर रहा है और कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी अरेंजमेंट्स कैसी हैं, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करना और फिर हम ये वैल्यूज़ उसके अंदर पुट करें। इंटरनल प्रॉपर्टीज़ मतलब इंटरनल ओवरऑल फोर्स और इंटरनल ओवरऑल एरिया, इसको हम पुट करें, ये चीज़ इंतहाई मुश्किल है, ये इनप्रैक्टिकल सी चीज़ है, ठीक है। ये हाँ करना ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल है। तो इस वजह से हमें ये चीज़ पता होती है कि मटेरियल ने हम दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, इंटरनल फोर्स और इंटरनल एरिया, रिएक्टिव एरिया। इंटरनल रिएक्टिव एरिया इस फोर्स को रिएक्ट ये सारे का सारा एरिया करेगा। ये जो बाहर जो अंदर है ना, ये जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये वाला परपेंडिकुलर एरिया में जितने भी एटम्स आएंगे 100 हमने इधर यहाँ पे जूम किए थे, ये सारे इस राइट साइड वाले मटेरियल को राइट साइड पर जाने से रोकेंगे, इस मटेरियल को राइट साइड पर जाने से रोकेंगे, ये सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो हमें ये वाला एरिया भी चाहिए और ये टोटल जो एटम्स हैं यहाँ पर वो कितनी इंटरनल फोर्स लगाते हैं वो भी चाहिए। तो इसके लिए तो सबसे अच्छी अप्रोक्सीमेशन ये है इंटरनल टोटल ओवरऑल फोर्स के लिए कि हमें अप्लाइड फोर्स का जब पता है और ये भी पता है कि मटेरियल हमारा स्टैटिक हालत में आ गया है, तो इसका मतलब क्या है कि इंटरनल भी उतनी ही फोर्स जनरेट हो रही है। तो इसका मतलब है कि इंटरनल फोर्स जो है जिसका हमें क्वेश्चन मार्क था वो बेसिकली इक्वल है एक्सटर्नल फोर्स के, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स के। अगर तो वो स्टैटिक हालत में है, बैलेंस हो गए हुए हैं, सम ऑफ ऑल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0, तो एक्सटर्नल इज इक्वल टू इंटरनल आ जाएगा हमारे पास। तो हमने जितनी अगर 100 न्यूटन लगा रहे हैं तो 100 न्यूटन ही हम ये वाली वैल्यू बस डायरेक्टली इसमें पुट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर लेंगे 100 न्यूटन वैल्यू ही। अच्छा, फिर अब हमारे पास दूसरा एरिया वाला अप्रोक्सीमेशन रहेगी कि एरिया हम कैसे पुट करें, ठीक है। तो जब हमें पता है कि एक मटेरियल को जिसको हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं दरमियान से, ठीक है, तो ये यहाँ से, तो इसके जितने पार्टिकल्स हैं ये सारे के सारे रिएक्ट करेंगे, मटेरियल को राइट साइड पे जाने से रोकेंगे, ठीक है, इसको ये जाने नहीं देंगे, थोड़ा सा स्ट्रेन होगा फिर ये इसको रोक लेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के। ये जितने भी एटम्स आएंगे तो हर एटम का एरिया हम नहीं निकाल सकते, ओवरऑल नंबर ऑफ
एटम्स काउंट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल चीज़ है। तो हमें एरिया का मसला है ना, तो जितना एरिया ये सारे एटम्स मिलके इधर बना रहे हैं उतना ही एरिया ये बाहर भी है, ठीक है। तो हम क्यों ना ये बाहर का एरिया जो कि हमें नज़र आ रहा है उसके ऊपर स्केल रख के मेजर कर लें कि लेट्स सपोज ये साइड से हमें कुछ इस तरह अगर नज़र भी आ रहा है, ठीक है। अगर साइड से हमें ये इस तरह नज़र भी आ रहा है, ये वाला फेस जिसके ऊपर फोर्स लगा रहे थे हम, ठीक है। अगर यही वाली फोर्स हम लगा रहे थे इसके ऊपर, ऐसे हमने एक्सटेंड किया हुआ था, ठीक है। तो ये वाला इस एरिया का मसला है ना, ये जिसको मैंने क्रॉस सेक्शन किया, लाइंस लगाई हैं जिस पे, ठीक है। तो ये एरिया किसके बराबर होता है आपको पता है कि ये डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय ये डायमेंशन, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया आपको निकालना आता है मेरे ख्याल से सर्कल का भी, ठीक है। अगर कोई सर्कुलर ट्यूब है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकालना है ये भी आपको आता है, और कोई स्क्वायर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना कैसे है वो भी आपको आता है, रेक्टेंगल का भी निकालना आता है। ये डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय ये डायमेंशन, ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाता है। इसी तरह ये पाई बाय 4 डी स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर आप एरिया इसका निकालते होते हैं, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो बाहर जितना एरिया होगा, ठीक है, उतना ही एरिया बेसिकली अंदर एटम सारे ये ले रहे हैं। ये जितना भी स्क्वायर है या सर्कल में है, ये जितना भी है ये सारे उतना ही एरिया ले रहे हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस, ये फाइनल मैं कंक्लूड करने लगा हूँ, स्ट्रेस, इंटरनल स्ट्रेस जो है वो है तो सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस हर एटम्स की डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल इंटरनल एरियाज ऑफ एटम्स, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है हमें। एटम्स की सम ऑफ ऑल रिएक्टिव फोर्सेस ऑफ एटम्स और सम ऑफ ऑल एरियाज ऑफ एटम्स, ठीक है, वो इसके बराबर है। लेकिन हम इसको इजीली अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं अप्लाइड फोर्स के साथ, ठीक है, और फेस वो जो रिएक्टिव एरिया है ना, एक्सटर्नल रिएक्टिव एरिया, ठीक है। एक्सटर्नल जो रिएक्टिव एरिया सामने जो फेस आ रहा है ना, वो एक्सटर्नल के बराबर ही है बेसिकली। एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल जो एरिया जो फेस सामने आ रहा है ये उसके बराबर है। तो इस वजह तो हम बेसिकली इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं, ये ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही होते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम एक्सटर्नल वैल्यूज लेके कि अप्लाइड फोर्स कितनी है डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल एरिया कितना है, इसी की मदद से, इन दोनों वैल्यूज की मदद से हम अपनी स्ट्रेस की वैल्यू निकाल लेते हैं, और इंटरनल एटम्स की फोर्सेस क्या हैं क्या नहीं, और इंटरनल एटम्स का एरियाज क्या क्या हैं क्या नहीं, सारी चीज़ों को हम निगलेक्ट कर देते हैं। केमिस्ट्री ऑफ एटम्स को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो लास्ट टाइम तक लेक्चर्स मैंने दिए थे, ये उसका कंक्लूजन है कि स्ट्रेस की इस चीज़ को आपने भूलना नहीं है कि स्ट्रेस का फार्मूला ये होता है, लेकिन इसको किस चीज़ों से निकाला जाए, मतलब अप्लाइड फोर्स और जो सामने रिएक्टिव एरिया है उनकी मदद से हम बेसिकली ये निकालते हैं, ठीक हो गया। अब हमारा अगला टारगेट क्या था, बेसिकली इलास्टिक वर्सेस प्लास्टिक बिहेवियर हमने डिस्कस कर लिया, स्ट्रेस फार्मूला एंड अप्रोक्सीमेशन हो गया। एक मेरे पास एक वीडियो है इलास्टिक और प्लास्टिक बिहेवियर के बारे में, इसको आप हाँ हम सुनते हैं, तो हमारे कुछ कंसेप्ट्स जो है ना वो भी क्लियर हो जाएंगे और कुछ शायद नया देखने को भी मिले। इसको ज़रा वो से सुनिए, बीच में जहाँ मुझे ज़रूरत फील हुई मैं आपको जो है ना वो गाइड भी करूँगा। Welcome back to the Efficient Engineer channel, everyone. In this video, we're going to talk about Young's modulus, one of the three main elastic constants, along with shear modulus and bulk modulus, which are used to describe how a material deforms under loading. Let's introduce Young's modulus using the tensile test. The tensile test is a very common mechanical test, which takes a test piece and stretches it along its length.
It is a uniaxial test, meaning that it applies a load in one direction only, as shown here. During the test machine measures the applied load and the change in length of the test piece. The main output from the tensile test is the stress-strain curve, which describes how much the material we're testing will deform for different levels of applied stress. Watch how the stress-strain curve evolves as we perform a tensile test on our test piece, which in this case is made of steel. The test ends when the material fractures. We can observe that the stress-strain curve is split into two regions, the elastic region, where the curve is linear, and the plastic region. If the applied stress is low and we remain in the elastic region, the original dimensions of the component will be completely recovered when the applied load is removed. For larger stresses that take us into the plastic region, permanent plastic deformation will remain after the applied load is removed. ये वही बात है जो हम पहले भी हमने डिस्कस की है कि अगर हम अप्लाइड फोर्स को इतनी वैल्यू तक रखें कि मटेरियल्स इंटरनली सिर्फ इलास्टिक रीजन के अंदर तक बिहेव करें, यानी कि मटेरियल के अंदर जो पैदा होने वाली फोर्सेस हैं डिवाइडेड बाय इंटरनल एरिया, उससे जो वैल्यू आएगी स्ट्रेस की वो मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट तक ही हो, प्रोपोर्शनल लिमिट या इलास्टिक लिमिट तक। तो अप्लाइड फोर्स जितनी भी हमने लगाई है, लेट्स सपोज 100 न्यूटन लगाई थी, तो उसको जब हम रिमूव करेंगे तो मटेरियल ओरिजिनल शक्ल में वापस आ जाएगा। ठीक है, जैसे स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचते हैं तो छोड़ते हैं तो ओरिजिनल शक्ल में वापस आ जाता है। तो अगर हमारा वो ज़्यादा है, अप्लाइड फोर्स हमारी अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर वो प्लास्टिक रीजन में चला जाएगा, फिर अंदर इंटरनल एटम्स को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब होगा, अरेंजमेंट डिस्टर्ब होगी, तो वो ओरिजिनल शक्ल में वापस फिर नहीं आ पाएगा, वो प्लास्टिक रीजन में चला जाएगा, जैसा कि ये बता रहे हैं। Plastic region. Permanent plastic deformation will remain after the applied load is removed. In the elastic region, the stress-strain curve is a straight line for most materials. This means the strain is proportional to the applied stress. Hooke's law gives us the relationship between stress and strain in this linear elastic region. The ratio between stress and strain is Young's modulus, also called the modulus of elasticity, which we denote with the letter E. It has the same units as stress, so PSI in US customary units and pascals in SI units. We can also measure Young's modulus as the gradient of the slope in the elastic region. Young's modulus is essentially a measure of how stiff a material is. The higher the Young's modulus, the stiffer a material, and so the smaller the elastic deformations will be for a given applied load. If we perform tensile tests for a few different materials, we will notice that the slope of the stress-strain curve is different for each of them. Different materials can have vastly different values for Young's modulus. ये इलास्टिक रीजन के अंदर अगर किसी मटेरियल को के ऊपर फोर्स लगाई जाए और उसको डिफॉर्म किया जाए तो डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट रिएक्ट करते हैं। बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्टिफ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी भी डिफॉर्मेशन के लिए, ये देखिए इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सिर्फ ये वैल्यू है स्ट्रेन की। टाइटेनियम कार्बाइड बहुत ज़्यादा हार्ड एंड स्टिफ मटेरियल है, ठीक है, टाइटेनियम कार्बाइड तो कटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इतना सख्त है कि देखें थोड़ी सी स्ट्रेन के लिए इतना ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, स्ट्रेस की वैल्यू देखें यहाँ से लेके टॉप तक जा रही है, बहुत ज़्यादा टाइटेनियम कार्बाइड रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो इतनी आसानी से डिफॉर्मेशन होने ही नहीं दे रहा। इसकी ई की वैल्यू, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू, इलास्टिसिटी की वैल्यू, ठीक है, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉडुलस, इनकी वैल्यू बहुत हाई है, ठीक है, कैपिटल ई की वैल्यू, ठीक है, इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है इसकी, तो ये इजीली डिफॉर्म नहीं होने दे रहा, रिएक्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है। फिर उसके बाद कार्बन स्टील है, ये भी बहुत स्टिफ मटेरियल होता है, तो ये भी अच्छा खासा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफॉर्म हो रहा है, फिर भी कुछ डिफॉर्मेशन परमिट कर रहा है, ठीक है। एल्यूमिनियम थोड़ा सा सॉफ्ट मेटल कहलाती है, ठीक है, इसको हम वो कहते हैं कि ये वो है थोड़ी सी टफ सी मेटल है, वो डक्टाइल मेटल है, तो वो करने से ये ना डिफॉर्म इजीली हो जाती है। तो ये देखें तकरीबन ये अच्छी खासी डिफॉर्मेशन भी ले रहा है और दरमियाना सा रिएक्ट भी कर रहा है,
ठीक है, ये हमें रेजिस्टेंस भी दे रहा है, यानी कि स्ट्रेंथ भी है इसकी अच्छी खासी और वो भी है, स्ट्रेन भी डिफॉर्म भी हो रहा है। इसी तरह पॉलीप्रोपिलीन है और रबर्स हैं, दूसरे प्लास्टिक मटेरियल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफॉर्म होते हैं और रिएक्ट थोड़ा सा करते हैं इजीली, यानी कि बेंड हो रहे होते हैं। बेंड से मेरा मतलब है इलास्टिक रीजन के अंदर जो स्ट्रेन हो रहे होते हैं इलास्टिक रीजन के अंदर, ठीक है। जैसे रबर है, बहुत ज़्यादा अलॉन्गेट हो जाएगा थोड़ी फोर्स लगाने से भी, ठीक है, फिर छोड़ेंगे ओरिजिनल शक्ल में वापस आ जाएगा। For anisotropic materials like wood or composites such as carbon fiber, the value of Young's modulus will depend on the direction in which the load is applied. This graph shows the range of typical Young's modulus values for polymers, metals, and ceramics. ये देखें यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी की वैल्यू, कैपिटल ई की वैल्यू पॉलीमर्स के लिए काफ़ी कम है, रबर मटेरियल्स वगैरह के लिए, प्लास्टिक रीजन्स के लिए काफ़ी कम है, और मेटल्स के लिए थोड़ी सी कंसिडरेबली हाई हैं, ठीक है, पॉलीमर से काफ़ी हाई हैं, ठीक है। वो अगर 10 यूनिट गीगा पास्कल तक जाती हैं तो ये जो मेटल्स में हैं वो आलमोस्ट 100 और 100 500 तक, आलमोस्ट 600 700 यहाँ तक वेरी करती हैं, ठीक है, 10 गीगा पास्कल से आगे ये वेरी करती हैं। इसी तरह जो सिरामिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल, बहुत ज़्यादा स्टिफ होती है, जैसा कि आपको मैंने बताया था ग्लास का, वो स्ट्रेन बिल्कुल नहीं होती लेकिन बहुत ज़्यादा अक्सर वो रिएक्ट करती है। अभी टाइटेनियम कार्बाइड आपको दिखाया था, वो है तो मेटल, ठीक है, वो मेटल है। इसी तरह सिरामिक में और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कंपोजिट मटेरियल में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बल्कि आपने पढ़ा है इंजीनियरिंग मटेरियल में कंपोजिट्स पढ़े होंगे, ठीक है। तो कंपोजिट्स जितने भी डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी ये होती है इलास्टिसिटी की वैल्यू, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू। तो जैसा कि आपके छतों की जो स्लैब होती है, ये कंपोजिट मटेरियल है, कंक्रीट, सैंड, सीमेंट, बीच में सरिया, ये कंपोजिट मटेरियल बेसिकली कहलाते हैं। In general, ceramics have higher values of Young's modulus, metals have slightly lower values, and polymers have much lower values. Why is Young's modulus different for different materials? Understanding what is happening at the atomic level can give us a better understanding of Young's modulus. On an atomic level, a material's Young's modulus is closely related to the strength of the bonds between its atoms. We can imagine these interatomic bonds as tiny springs connecting adjacent atoms. Elastic strain is the result of an increase in spacing between the atoms of the material and is resisted by the strength of the interatomic bonds, or the stiffness of the little springs in our model. जैसे हमने बॉन्ड्स की बात की थी, इसी तरह ये एटम्स के दरमियान बेसिकली स्प्रिंग्स का एक कॉन्सेप्ट दे रहा है कि जैसे हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो वो उसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होती है, ठीक है, F इज इक्वल टू KX, जो आपने फार्मूला मैट्रिक FSC में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसी तरह वो रेजिस्टिव फोर्स स्प्रिंग में जो होती है एटम्स के बॉन्ड के दरमियान भी उसी तरह की रेजिस्टिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन की शक्ल में होती है, जिसपे हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं। ये यहाँ पे उस तरह का एक कॉन्सेप्ट दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर एक चीज़ मिस कर रहे हैं कि जैसे ही हम इसको खींच रहे हैं तो जस्ट स्प्रिंग जो है ना वो एक्सटेंड हो रहे हैं या कंट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये एक्सटेंड होते हैं खास एक्सटेंड तक, तो जो ऊपर वाली ये जो लेयर है, ठीक है, ये वाली लेयर जहाँ पे मेरे माउस की कर्सर चल रही है, ठीक है, ये लेयर छोटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक रबर, जो एक वाइड रबर होगा ना, उसको आप एक्सटेंड करते जाओ तो उसकी जो क्रॉस सेक्शन वाली डायमेंशन है ना, ठीक है, लेंथ उसकी इंक्रीज होगी और जो उसकी विड्थ है वो कम होती जाएगी। यानी इसका मतलब है अगर विड्थ कम हो रही है तो इसके इस डायरेक्शन के जो एटम्स हैं वो करीब करीब आएंगे, ठीक है,
वो इस चीज को यहाँ पर ये मिस कर रहे हैं सिर्फ। तो जैसे ही वो करीब करीब आएंगे वो इन दो एटम्स के दरमियान कोई ना कोई घुसने की कोशिश करेगा और फिर वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। फिर ऐसा ऐसा बॉन्ड वीक होगा, टूट जाएगा, रप्चर पॉइंट की तरफ चला जाएगा। इनकी बात पूरी सुनते हैं हम मजीद। This is very different to the mechanism behind plastic deformation, which involves rearrangement of the position of the atoms. ये इसने एक बात की है कि ये स्प्रिंग इफेक्ट जो एटम्स के दरमियान है वो उसको हम एक्सटेंड करते हैं तो वापस अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ जाता है। और इसने बीच में स्टेटमेंट यूज किया है, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन विच एटम्स इन्वॉल्व्स इन रीअरेंजमेंट। मतलब ये जो चीज़ होती है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है बेसिकली। तो जैसा कि हमने भी बात की थी कि एटम्स बेसिकली दोबारा अरेंज हो जाते हैं डिफरेंट पोजीशंस में या एक दूसरे के अंदर इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। तो उनकी डिस्टर्बेंस हो जाती है, रीअरेंज हो जाती है, तो वो परमानेंटली फिर उसी जगह पर डिफॉर्म वो पक्के हो जाते हैं, ठीक है। तो वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चले जाते हैं। ये इसकी स्टेटमेंट दोबारा सुनने चाहिए आप। Behind plastic deformation, which is of the little springs in our model. This is very different to the mechanism behind plastic deformation, which involves rearrangement of the position of the atoms. This is why elastic deformations are reversed when the load is removed, but plastic deformations are not. I mentioned earlier that Young's modulus is smaller for polymers than it is for ceramics and metals. This is because it is the weaker intermolecular bonds in polymers that determine the material's stiffness, rather than the stronger atomic bonds. Looking at things on the atomic level can also help explain why differences in Young's modulus for alloyed metals tend to be small. Let's take the example of carbon steel. Mild steel and high carbon steel have quite different mechanical properties. Their yield strengths, for example, are very different, and yet they have very similar Young's modulus values, which at first glance might seem surprising. ये माइल्ड स्टील जो नॉर्मल स्ट्रक्चरल स्टील मटेरियल्स के लिए आप देखते हैं आमतौर पे घरों में यूज़ होता है, जिन डेस्क के ऊपर आप बैठते हैं उसमें भी माइल्ड स्टील यूज़ हुआ है, जिन चेयर्स के ऊपर क्लासरूम्स में बैठते हैं वो भी माइल्ड स्टील की बनी हुई हैं। आमतौर पे विंडोज़ की सेफ्टी ग्रिल्स जो आप देखते हैं वो भी माइल्ड स्टील की होती हैं। जो डोर्स बने हुए होते हैं अगर लोहे के गेट हैं तो वो माइल्ड स्टील मटीरियल के बनते हैं। माइल्ड स्टील इज़ अ मेन स्ट्रक्चरल मटीरियल, ठीक है। तो हाई कार्बन स्टील ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, ये नॉर्मली यूज़ नहीं होता, ये डिफरेंट पर्पसेस इसके होते हैं। वो बाकी यूजेस पे हम बात बाद में करेंगे, लेकिन नॉर्मल स्ट्रक्चर पर्पस के लिए यूज़ होने वाला माइल्ड स्टील है, इसलिए इसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। इसकी यंग्स मॉडुलस की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 205 गीगापास्कल से जो है के करीब मूव करती है, ठीक है। और या KSI में बात करें किलो पाउंड पर स्क्वायर इंच ये कहलाता है KSI, वो याद रखनी है। PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच और KSI किलो पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है। तो ये 205 गीगापास्कल और इसकी 200 गीगापास्कल के अबाउट होती है। यील्ड स्ट्रेंथ जो है इसकी 370 मेगापास्कल के करीब है, यानी जहाँ से यील्डिंग यानी कि प्लास्टिक रीजन स्टार्ट होता है, ठीक है। और जो इसका जो स्टार्ट होता है प्रॉपर यील्डिंग वो 490 से स्टार्ट होता है और इसकी अल्टीमेट 440 मेगापास्कल के करीब है, ठीक है। जबकि इसकी जो अल्टीमेट है ये काफ़ी ज़्यादा है, मैक्सिमम इतना ज़्यादा जोर लगा सकता है टूटने से पहले, ठीक है, हाई कार्बन स्टील। तो इनका कंपैरिजन को ज़रा ज़हन में रखना है कि माइल्ड स्टील की आमतौर पे 440 या 500 के करीब है, इसकी 650 के करीब ऑलमोस्ट होती है। We can explain it using our interatomic bonds model. Mild steel has a carbon content of up to 0.25%, and high carbon steels can have a carbon content of up to 0.95%.
Adding such a small number of additional carbon atoms to the existing iron atoms isn't enough to significantly affect the overall resistance to increasing the spacing between atoms. And so the Young's modulus is very similar for mild steel and for high carbon steel, despite some of their other mechanical properties being very different. Why is Young's modulus important? Young's modulus is a crucially important material property when it comes to engineering. In engineering design, a common objective for many different applications is to keep elastic deformations as small as possible, which means that Young's modulus is a key parameter that needs to be considered in the material selection process. Take the example of a bridge. If we construct a bridge from a material with a low Young's modulus, it will deflect a large amount when something crosses it, which is probably not the desired response. Selecting a high stiffness material would ensure that elastic deformations remain small for large loads. That concludes this brief introduction to Young's modulus. तो ये यंग मॉडुलस जितना कम होगा वो बेसिकली उसकी डिफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा करेगा पर यूनिट लोड में। तो अगर ये कम यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम वाले मटेरियल का ब्रिज बनाया जाए तो उसके ऊपर अगर लोडेड ट्रक जाता है तो वो ज़्यादा ब्रिज वाइब्रेट करेगा या वो ज़्यादा बेंड होगा, ठीक है। इसी तरह अगर एक स्टिफ मटेरियल का थोड़ा सा जिसकी स्टिफनेस अच्छी है तो उस मटेरियल का बनाया जाए तो वो ब्रिज कम बेसिकली बेंड होता है, जो कि डिज़ायर्ड चीज़ है। That concludes this brief introduction to Young's modulus. If you have any interesting facts about Young's modulus, let me know in the comments. तो ये अभी तक हमारा यंग्स मॉडुलस चेस्ट चेन डायग्राम और इसकी सारी कंप्लीट हमारे पास जो थी, जो कुछ हम नॉलेज इसका नेसेसरी था इस लेवल पे, बीएस लेवल पे, उसको हमने ना काफ़ी डेप्थ में देख लिया है। तो होपफुली कि इसमें मज़ीद कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अब हम आगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस और उन टाइप्स ऑफ फोर्सेस की वजह से बनने वाली अंदर जनरेट होने वाली स्ट्रेसेस पर बात कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर फर्दर उसके बाद एक दो और चीज़ें हैं, ट्रू स्ट्रेस चेन डायग्राम। अभी तो स्ट्रेस चेन डायग्राम जो हमने ड्रा किया है इसको इंजीनियरिंग स्ट्रेस चेन डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। जो ट्रू स्ट्रेस चेन डायग्राम है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस और फिर उनसे की पैदा होने की वाली जो स्ट्रेसेस है ना उन पे बात करते हैं।